कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिसे हम PRS 2024 या NES 2024 के नाम से जानते हैं, जिसका एक एग्ज़ाम होना है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कक्षा तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के बच्चों का। तृतीय भाषा को छोड़कर बाकी के जो 5 सामान्य विषय होते हैं उन सभी का एक परख होना है। उस परख से रिलेटेड विभाग ने आपको एक प्रश्न बैंक जारी करी है आपके अभ्यास के लिए। उस प्रश्न बैंक के अंतर्गत कक्षा 9वीं के गणित विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं विभाग के द्वारा, उनका मैं अभ्यास करवाना स्टार्ट कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस प्रश्न पत्र के जो टोटल 100 प्रश्न दिए हुए हैं गणित विषय के, उनमें से पहले 30 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद भी मैं लगातार वीडियो डालूंगा और पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके। तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना। इससे पहले मैंने आपके परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अभ्यास के लिए विभाग ने जो वीकली अभ्यास के लिए जो पेपर डाले थे, उनमें वीक 1 और वीक 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवाए थे। उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो जरूर देख लेना। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को देखना और इसके अलावा बाकी के जो वीडियो होंगे उनको भी देख लेना, क्योंकि 4 दिसंबर को आपका पेपर होना है इसका राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको इस तरह के अभ्यास प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है उनका अभ्यास करना है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। गणित विषय कक्षा 9वीं का हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बड़ा इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? टोटल पौधे कितने हैं? 2025। और पौधों को लगाना इस तरह से है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी कुल पंक्तियां हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कुल पंक्तियां x है तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x होगी। x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है। तो टोटल हम अगर इनका करेंगे, गुणा करेंगे, टोटल पता लगाएंगे कि कितने टोटल पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या का पौधों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x²। अब देखो टोटल पौधे हमारे पास 2025 है, तो कहने का मतलब ये जो x² आएगा ना, ये 2025 के बराबर होगा। तो x का मान यहां से अगर निकाला जाए तो अंडर रूट में आ जाएगा 2025, यानी x का मान 2025 के वर्गमूल के बराबर होगा। अब प्रश्न में यही पूछा गया है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी, तो ये तो समान होगी। और ऑप्शन में देखो 25-25 दिया हुआ है, 35-35 दिया हुआ है, 45-45 दिया हुआ है, 55-55 दिया हुआ है। सब में समान समान ही है, समान ही होना था। अगर कोई अलग होता तो वो तो आंसर ऑप्शन होता वो गलत ही होता। सब में समान है। अब हमें बस ये चेक करना है कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा 2025 किस में बन रहा है। तो अगर 25 और 25 का गुणा करते हैं तो 25 गुणा 25 बराबर में 625 होता है, यानी ये आंसर हमारा सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में 35 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 35 है, तो 35 का 35 से गुणा करके देख लीजिए बच्चों, 1225 आएगा, 2225। ये 2025 है, तो ये भी आंसर सही नहीं आया। तीसरे ऑप्शन में 45 पंक्तियां हैं और 45 ही पौधे हैं एक पंक्ति में, इनका जब हम गुणा करेंगे तो रफ वर्क करने पे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2025। तो पौधे की जो संख्या है और पौधों प्रत्येक पंक्ति की संख्या जो है, एक पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या टोटल आ जाएगी हमारे पास 45 और 45। स ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यहाँ पर आप स लिख दीजिए। पहला आंसर आपको इस तरह से करना था। ऑप्शन देखकर आपने इसका आंसर निकाल लिया। दूसरा तरीका यह था कि जब आप 2025 है ना, इसके आप गुणनखंड करोगे। इसके गुणनखंड कैसे आएंगे? इसके गुणनखंड जब आप करोगे तो इसके गुणनखंड इस तरह से आएंगे, 2025 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 5, इसके गुणनखंड करके देख लेना। अब इसमें आप देखो समूह बन रहा है 3 का एक समूह, 3 का दूसरा और एक 5 का समूह, तो 3 गुणा 5, तो x का मान यहाँ से आ जाता 3 3 9 5 45। ऐसे करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ज़्यादा ये अच्छा रहता है कि आप ऑप्शन देखकर ही कर लो। अगर आपको 2025 का वर्गमूल याद है तो डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की बात हो रही है। सभी ने मिलकर कितने रुपए दिए? 2401 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता राहत कोष में। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन। मान लो कि कक्षा में विद्यार्थी x हैं, एक 8वीं कक्षा की बात हो रही है, 8वीं कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तो एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए? x रुपए दिए, तो टोटल कितना रुपया राशि आ जाएगी? x इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगी? इस 2401 रुपये के बराबर होगी, 2401 रुपये के बराबर होगी। अब हमें ये चेक करना है कि x कितना होगा, तो x होगा 2401 का वर्गमूल निकाल लो। अब ये आंसर हमने निकालना है, तो x का x से गुणा करने पर 2401 आ रहा है। तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। 47 की कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अगर 47 ले लें तो हमें 47 का 47 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2209, जो कि 2401 से कम है, आया नहीं इसके बराबर, यानी ये आंसर हमारा सही नहीं है। अब इसका दूसरा ऑप्शन है 49, तो 49 को 49 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालोगे इसका, तो ये आंसर आ जाएगा 2401। 49 का 49 से गुणा करा तो 2401 आ गया, यानी हमारा आंसर हमें मिल गया। ब ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन देखकर हमने आंसर निकाल लिया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि राम के पास कुछ 5 रुपए के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों के टोटल सिक्कों से 2 गुने हैं। मेरे पास कुल 108 रुपये। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में, यहाँ शुरू में तो राम के पास बात हो रही है और यहाँ पर हो रही है मेरे पास, तो मिस प्रिंट है ये क्वेश्चन। राम के पास है तो यहाँ पर भी राम के पास आना था, या यहाँ पर आना चाहिए था मेरे पास। मेरे पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बना लो, चाहे राम के हिसाब से बना लो। आगे है मेरे पास 5 रुपए और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो पहली बात आप देखो, 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना उनका डबल करोगे तो 2 रुपए के सिक्के बनेंगे। 2 रुपए के सिक्के दुगने हैं 5 वाले से। तो इन 4 ऑप्शन में पहले अगर 108 की तरफ ध्यान ना दें तो ये देख लो, 5 रुपए के 12 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 24 सिक्के हैं, ये आंसर हमारा हो सकता है। 5 रुपए के 14 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 28 सिक्के हैं, ये आंसर भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे देखो, 5 रुपए के 24 हैं तो 2 रुपए के 48 सिक्के होने चाहिए थे दुगने के हिसाब से, तो स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि 24 का तो आधा हो गया यहाँ पर। 5 रुपए के 28 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 14 सिक्के हैं, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। 28 का आधा हो रहा है, दुगना नहीं हो रहा 2 रुपए वाले में, तो 2 आंसर तो हमारे चले गए। अब इन दोनों में से ही हमारा कोई एक उत्तर है। अब हमें 108 रुपए की राशि बनानी है। देखो क्या इसमें बनती है या इसमें बनती है, वो चेक करना है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 12, तो 5 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी? 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 रुपये। 12 इंटू 5, 12 सिक्के हैं 5 रुपए वाले, एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है, तो 12 इंटू 5 60 रुपये टोटल कीमत होगी। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 24 है, तो 24 का गुणा 2 से करेंगे, 24 दूना 48। 2 रुपए वाले सिक्कों की कीमत हो गई 48 रुपये, तो 60 और 48 टोटल अगर करेंगे तो 108 आ जाएगा। और 108 रुपये ही कुल राशि थी, 108 रुपये ही बनानी थी, तो 108 रुपये हमारे ऑप्शन ए में ही आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। ओके, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सही हुआ। आगे इसके बाद चौथा क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। विषम संख्या का घन, विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9,
ऐसा अंक अगर किसी के लास्ट में आ जाता है तो वो विषम संख्या होती है। इसका घन करेंगे तो सम संख्या होती है, नहीं आएगा। आप 3 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 5 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 7 का 3 बार गुणा कर लीजिए, सम संख्या तो नहीं आएगी। तो ये हमारा कथन असत्य है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा, पूर्ण घन संख्या कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। कभी भी देख लेना, किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 शून्य होंगे या 6 शून्य होंगे तभी वो पूर्ण घन होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 यहां पर शून्य हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। तो ये इसने स्टेटमेंट सही लिखा है, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 पर तो नहीं होता है, 3 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, लेकिन 2 पर नहीं हो सकता, यानी स्टेटमेंट ये सही है। ये हमारा आंसर है, सत्य कथन है। तो थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, किसी भी सम संख्या का घन विषम संख्या होती है। तो सम का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अंक आ जाता है किसी के लास्ट में, वो सम संख्या होती है। अगर उनका 3 बार गुणा करेंगे तो विषम संख्या तो नहीं आएगी। आगे है, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 8 होता है। तो ये भी गलत है, इकाई अंक 8 हो सकता है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके लास्ट में 8 आता है जो पूर्ण घन होता है। तो ये तीनों ही कथन हमारे गलत है, केवल एक ही कथन सही हुआ है, बै। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बै। तो अब तक हमने जो 4 प्रश्न करे हैं वो ऑप्शन देखकर ही करे हैं, ऑप्शन देखकर ही हमें पता चल गया। ठीक है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, श्याम ने 27 छोटे घनों को चिपकाकर एक बड़ा घन बनाया। प्रत्येक घन के बाहरी भाग को पीला रंग दिया गया। इन 27 छोटे घनों में से कितने घनों पर पीला रंग उनके सिर्फ एक फलक पर होगा? एक फलक वाला बताना है, कितने ऐसे फलक होंगे, कितने ऐसे होंगे जिनके ऊपर केवल एक साइड पर ही पीला रंग किया होगा। तो आपने पासा तो देखा होगा, पासे को अपने घन मान लेते हैं। अगर अपने 27 एक जैसे पासों को एक साथ रखेंगे तो एक घन के आकार की आकृति बनेगी जिसकी प्रत्येक साइड पे 9 हमें घन दिखेंगे। ठीक है, जैसा कि रूब्रिक्स होता है, क्यूब जिसे हम अलग अलग रंग के जो होते हैं उनको एक साथ रूब्रिक्स बोलते हैं, उसको अगर अपने रंग एक साथ सेट करना होता है, उस वाली साइड को आप देखिए, एक साइड पर कुल 9 फेस हमें दिखाई देते हैं। उन 9 में से जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना, उसकी केवल एक ही साइड हमें दिखती है। बाकी किनारों वाले और जो कोने वाले होते हैं उसके तो 3 साइड दिखती है, किनारों वालों के 2-2 साइड दिखती है, और जो बिल्कुल सेंटर में होगा बीचों बीच, उसका हमें केवल एक ही साइड दिखता है। तो एक साइड दिखने वाला, एक जिसके ऊपर केवल एक ही रंग दिखेगा, वो एक ही मतलब मिलता है एक साइड में। और किसी भी घन की टोटल साइड कितनी होती है? 6 होती है। तो प्रत्येक साइड पर हमें एक पासा ऐसा मिलेगा, एक घन ऐसा मिलेगा जिसका एक रंग पीला किया होगा। तो 6 साइडों पर 6 मिल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6। 6 ऐसे घन होंगे जिनका केवल एक ही फलक होगा या एक ही साइड होगी जिस पर पीला रंग किया होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना है आपने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने रूब्रिक्स यानी जिसे हम क्यूब बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिसके ऊपर रंग को सेट करना होता है, समझ रहे होंगे आप, उसके एक साइड में आप अगर आपके पास है तो देख लेना, एक ऐसा बीचों बीच सेंटर पे होगा प्रत्येक साइड पर, जिसको आप केवल एक ही साइड से देख सकते हैं, बाकी के 2 या 3 फेस हमें दिखते होते हैं। फिर आगे है छठा प्रश्न, राहुल अपने बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता था। राहुल ने क्या करना था? बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। उसने अपनी और अपनी परछाई की लंबाइयों का अनुपात देखा जो 4:1 था। फिर उसने उस वृक्ष की परछाई को मापा, उसकी माप 15 फीट थी। अब वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? तो ये समानुपातिकता पर आधारित है, समरूपता पर आधारित है। ये जैसे मान लेते हैं कि अपने इसकी क्वेश्चन की अगर डायग्राम बनाकर बात करें, ये देखिए, ये है राहुल और ये उसकी है छाया। अगर छाया 1 है तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी समय एक पेड़ है और उस पेड़ की जो छाया है वो दे रखी है हमें 15। ठीक है, और इस तरह से ये छाया आ जाएगी। अब ये हमारे पास हमें पता नहीं है, तो याद रखना हमेशा कि ये जो दे रखा है ना, इनका अनुपात, ये सेम ही अनुपात इनका होता है। 1 का 4 गुना इधर आ रहा है 4, तो 15 का 4 गुना कितना होगा? 60। यहां पर कितना आना चाहिए? 60।
4 और 1 के बीच में आप अनुपात देखो, 1:4 है, तो 15 और 60 के बीच में भी 1:4 होगा। 15 चौके 60, 1 चौका चौका, एक 4 आ गया। ठीक है, तो ये 60 फीट इसका आंसर आएगा। स ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन के ऑप्शन को नहीं देखा जा सकता इसमें हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि जो लंबाई है छाया की और जो ऊंचाई है किसी वस्तु की, उनके बीच में क्या रेशो दिया हुआ है। तो एक ही समय पर जो ऊंचाई और परछाई होती है ना, उनके बीच की जो अनुपात होती है वो सेम होती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक लकड़हारा 12 मिनट में एक लकड़ी के एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है। 12 मिनट लगाता है और 3 टुकड़े कर देता है। ऐसे 5 टुकड़े के लिए कितना समय लगेगा? तो अगर आप इस क्वेश्चन में जल्दबाजी दिखाओगे तो इसका आंसर गलत कर दोगे। आप ये सोचोगे कि 12 मिनट में 3 टुकड़े करे, 1 मिनट में 4 टुकड़े, 4 मिनट में 1 टुकड़ा हो गया। 12 मिनट लगते हैं 3 टुकड़े करने में, तो 1 टुकड़े करने में 4 मिनट लगे, और 5 टुकड़े करने में 4 × 5 20 हो गया। ये गलत आंसर है। ठीक है, 20 आंसर इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आंसर नहीं लगाना। देखो, एक लकड़ी है, इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो 2 जगह से काटेंगे इसे, बीच में से। लकड़हारा इसे 2 जगह से काट देगा, एक यहां से एक यहां से, तो 3 टुकड़ा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। कितनी जगह से काटा? 2 जगह से, और इन दोनों जगहों को काटने में उसे 12 मिनट लगे हैं। यानी ये वाला टुकड़ा काटने में 6 मिनट लगे और यहां पर भी 6 मिनट लगे, तो 12 मिनट हो गए पूरे पूरे। अब एक लकड़ी है, इसके 5 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 5, तो इसे 4 जगह से काटा जाएगा। देखो 5 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये 5वां। 5 टुकड़े हो गए। काटा कितनी जगह से है? 1, 2, 3, 4 जगह से। अब लकड़हारे की स्पीड तो बराबर होगी, एक टुकड़ा करने में 6 मिनट लगते हैं, यहां पर भी 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट। 4 बार टुकड़े करे, 4 छिके 24 मिनट लगेंगे। सह ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे इसके बाद 8वां प्रश्न करेंगे। माया, मथुरा और मोहसिना, माया, मधुरा और मोहसिना मित्र हैं। उनके भूगोल विषय के प्रथम परख में माया को 16 और मधुरा को 20 अंक प्राप्त होते हैं। माया को तो 16 अंक मिलते हैं, मधुरा को 20 अंक मिलते हैं। उन तीनों का औसत अंक 19 है, तो मोहसिना को कितने अंक मिले? माया को तो मिल गए 16 अंक, मधुरा को मिले 20 और मोहसिना को नहीं दिए हुए। मोहसिना को हमें अंक पता करने कितने आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें हमारी हेल्प करने के लिए ये दे दिया कि तीनों का जो औसत है ना वो 19 है। औसत जब दे दिया जाता है तो हम योग निकाल सकते हैं, ये पता होगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर होता है औसत। औसत कितना है? 19। 19 हमारे पास है और टोटल आंकड़े 3 है, तो 19 × 3 करेंगे तो 57 आएगा। यानी आंकड़ों का योग 57 है। इन तीनों का योग करने पे 57 आएगा, तो 16 और 20 36। 36 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 21। तो 21 इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है? मोहसिना के अंक है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। इजीली हमें पता लग गया, ये आसान था क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन है। एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 मीटर है, तो खेत का परिमाप होगा। आयत की लंबाई दे दी, विकर्ण दे दिया और उसका परिमाप नहीं दिया हुआ। परिमाप हमसे पूछा है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र तो होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये वाला फार्मूला लगता है परिमाप में, आयत का परिमाप। तो लंबाई तो 40 दी हुई है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमें दे नहीं रखी, तो उसके लिए अब हम विकर्ण को हेल्प लेकर, विकर्ण की सहायता से पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो देखो, आयत का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है।
इसमें ये तो लंबाई हमें 40 दे रखी है और ये जो विकर्ण है ये हमें दे रखा है 41। अब हमें ये चौड़ाई नहीं दे रखी, जिसको हम x मान लेते हैं एक बार, या b लिख लो, ठीक है, x लिख लो या b लिख लो, बात वो एक ही है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो 41 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 40 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 आएगा, ठीक है, और बराबर में 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस में x स्क्वायर। अगर ये 1600 इस तरफ जाएंगे तो 1681 में से 1600 माइनस होएंगे तो 81 बचेगा, यानी x स्क्वायर का मान 81 आ गया, तो x का मान आ जाएगा 81 का वर्गमूल 9। तो यहां से हमें पता चल गया कि x का मान 9 है, x क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह पर 9 लिख देना है। तो 2 गुणा लंबाई तो है 40 और प्लस में 9 हो जाएगी चौड़ाई, तो परिमाप आ जाएगा 2 गुणा 40 प्लस 9 49, 2 गुणा 49 और 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 मीटर इसका आंसर आएगा। द ऑप्शन पे दिया हुआ है और द ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। एक बगीचे में 75 आम, 90 अंगूर और 120 संतरे के पेड़ है। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है एवं किस्म भी समान है, तो बताइए कि क्यारी की कम से कम संख्या कितनी होगी। टोटल पेड़ों की संख्या, अलग अलग प्रकार के जो किस्म हैं 3 प्रकार की, 75 टाइप के आम हैं, 90 जो अंगूर के पेड़ हैं और 120 संतरे के पेड़ हैं। इनको अलग अलग क्यारियों में लगाया गया है, लेकिन ध्यान ये रखा गया है कि क्यारी में पेड़ों की संख्या समान होगी और एक क्यारी के अंदर जो किस्मों की संख्या होगी वो भी समान होगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कम से कम क्यारियों की संख्या कितनी होगी। जब यहां पर कम से कम शब्द आ जाता है तब आपको निकालना होता है लेस है यानी एलसीएम, ठीक है। और अधिक से अधिक वर्ड अगर कहीं पर मिल जाए तो उस टाइम में आपको में से निकालना होता है। तो यहां पर 75, 90 और 120 मैंने आपको उल्टा बता दिया शायद। बताइए कि क्यारियों की कम से कम संख्या कितनी होगी। तो कम से कम संख्या में हमें इसका में से निकालना है, ठीक है, में से निकालना है, ले से नहीं निकालना, में से निकालना है। में से हम इसमें ज्ञात करेंगे 75, 90 और 120 का। 75, 90 और 120 का में से, तो 75 के गुणनखंड देखो, 75 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 और 90 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 120 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 से स्टार्ट होगा ये। 120 के गुणनखंड में आ जाएगा सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें से अगर अपने में से निकालना चाहें तो में से कैसे निकलेगा, इनमें से जो कॉमन पार्ट है, कॉमन आप देखो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है। हमारे पास 3 का एक गुणनखंड कॉमन आ रहा है तीनों में ही, एक 5 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा यहाँ पर में से 3 गुणा 5 यानी 15 आंसर आ जाएगा। 15 सह ऑप्शन में दिया हुआ है तो सह ऑप्शन पे टिक करना था। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, अब छठा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आंसर हमारा होगा, लेकिन कौन सा होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने को अलग से डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ आपको एक एक करके, इसकी जो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और हो सकता है आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, थोड़ा ये चेक कर लो। देखो हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो क्या है, हमें संख्या दे रखी है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के साथ में 5 जीरो लगा दीजिए, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।
ओके, और हमारा आंसर इससे तो बड़ा ही होगा। अगर ये संख्या होती तो उस ऑप्शन में होता, ये आंसर होता तो। और अगर मैं इससे पीछे आऊंगा, नीचे आऊंगा, तो संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। अब आप क्या करो, वर्ग संख्या निकालनी है तो इस संख्या के आप भागफल विधि से वर्ग ज्ञात करो। भागफल विधि से ही करना है, हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे भागफल विधि से। इस तरह से आता होगा आपको, 8वीं कक्षा में आपने सीखा होगा। 1, 2 और 3, 3 इसके समूह बन गए। अब सबसे पहले 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है, जो 3 का वर्ग होती है। तो यहाँ 3 × 3 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 9, और इसका कर देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन। यहाँ पर बच जाएगा 1, और 3 का जोड़ कर दिया, यहाँ आ गया 6। अब आगे उतारेंगे इसके साथ 1 और दूसरा 0, 2 0 एक साथ उतरते हैं। इसके बाद अगला स्टेप देखो, यहाँ पर हमें एक संख्या लिखनी है जो कि गुणा करने पर वो सेम संख्या नीचे आती है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, 2 लिख दूं तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखूंगा तो नीचे भी 3 लिखना होगा, 1 लिखना होगा तो नीचे भी 1 लिखना होगा। अब देखो 100 से आगे नहीं जाना हमने, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 61 बन जाएगा, 61 का 1 से गुणा करेंगे तो 61 आएगा, 100 से तो छोटा ही है। 2 यहाँ पर लिखने पर इसके नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। 62 में 2 का गुणा करेंगे तो 124 आएगा, जो कि 100 से बड़ा है। तो बड़ी संख्या तो लिख नहीं सकते, यानी हमें यहाँ पर 1 ही लिखना पड़ेगा, 61 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 61 एकम 61, और इसका अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। 61 को घटा देंगे 100 में से, 39 बच जाएगा, और ये वाला जो जोड़ा है ये नीचे उतर जाएगा 00 साथ में, और 1 यहाँ लिखा जाएगा, और इसका जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 61 और 1 62, 62 यहाँ आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी ताकि ये कैलकुलेशन हो जाए हमारी। अब देखो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, यहीं पर ही थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो 6 2 5, यहाँ पर 5 का नीचे गुणा होगा, 5 का गुणा करते हैं, 5 5 25 का 5 हासिल बची 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 3125 आ गया, जो इससे तो छोटा है। अगर यहाँ 6 रख दें, 6 2 6, और नीचे भी 6 आएगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, 3756 आ गया। ठीक है, 3756। अब इसके बाद 7 रखेंगे यहाँ पर, 6 2 7, 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 का 9, हासिल बच गई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 4389, 4389। तो यानी ये तो संख्या हो गई बड़ी और ये संख्या है छोटी। तो लिखनी तो ये चाहिए थी हमें, यहाँ पर 6, यहाँ 6 लिखना था। 6 लिखने पर ये कैलकुलेटर होके हमारा आंसर आ जाता, परंतु क्या होता कि उससे क्या होता कि आखिर में कुछ शेष बच जाता। यहाँ छोटा नंबर लिखते तो, और शेष बचने का मतलब होता है इस संख्या में से जो भी शेष बचेगा यहाँ पर उतना माइनस कर दो, और जो उत्तर आएगा ना वो आंसर हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, शेष बचने पर, परंतु वो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसमें से वो संख्या घटाएंगे। मान लो मैं यहाँ 3000 ये लिख दूं, 3756, तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा 1, 144। 144 हमारा शेष है, 144 हमारा शेष है। अब इस संख्या में से 144 अगर माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पर 144 माइनस करने पर 9800 कुछ बच जाएगा, यहाँ पे 56 बच जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9856 नहीं, यहाँ पर कुछ और भी बचेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार दचर लाख, तो ये हो जाएगा 99,856। ठीक है, 99,856 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसमें 5 अंक है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि 6 रखने पर तो संख्या छोटी हो रही है, हमें आगे वाला नेक्स्ट नंबर पता करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा। अब 7 रखने का मतलब क्या हुआ, हमारा इस 3900 के बजाय यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए था कि हमारा शेष करने पर ये वाला नंबर बन जाता। तो इन दोनों में अंतर देखो कितना है, 4389 और 3900, इनमें अंतर है 489 का, यानी ये संख्या 489 कम पड़ रही है। अगर इसमें यहाँ पर इस जगह पर
यहाँ 4, 8 और 9 होता तो ये 8, 9 यहाँ नीचे आता, ये 4 यानी इसमें जुड़कर आते तो यहाँ पर ये सेम नंबर बन जाता, ये वाला 489 होता अगर यहाँ पर। तो हमारा आंसर ये आ जाता 1,04,89। ये वाली संख्या अगर लिखी जाती तो ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों वाली, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन में ये ऑप्शन होना चाहिए, इसी को ही हमने टिक करना है। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन मिलेगा हमें, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, तो इसको टिक कर देना है। हमारे ऑप्शन पे हमारा ऑप्शन आ गया इसमें 1,04,89 ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों हैं? पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, पूर्ण घन भी होनी चाहिए। तो पूर्ण घन संख्याएं थोड़ी सी होती है, वो उनको देख लेते हैं। पूर्ण घन संख्याएं 1 से लेकर 500 के बीच वाली संख्याएं देखनी है। तो देखो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512। 512 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यही नंबर है बस। अब इन संख्याओं में से ये सारी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन तो है ये, इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है? तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक का वर्गमूल वर्ग एक ही होता है। 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 27 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर होता है। 4 का ये क्यूब है, 4 का घन है, और 8 का वर्ग भी है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दो ही आंसर ऐसे आए, 1 और 64। दो ही संख्याएं ऐसी है जो कि पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। दो आंसर आ जाएगा इसका। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन में दिया हुआ है, सही ऑप्शन पे टिक कर देना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे इसके बाद 13वां क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से समझना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 5, 8, डैश। दो हमारे पास संख्याएं नहीं है, उपरोक्त संख्या पैटर्न में अगली दो संख्याएं होगी। जितना ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना आसान भी है। देखो कैसे आया है, इसका पैटर्न समझो। 1 में 2 जोड़ने पर क्या आता है? 3 आता है, जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, 2 में 3 जोड़ने पर क्या आता है? 5, जो कि आगे वाला नंबर बन गया। अब 5 में क्या जोड़ा, 3 में क्या जोड़ा? 5, तो 8 आ गया, यहां पर लिखा हुआ है। अब 5 में 8 जोड़ने पे 13 आता है, यानी यहां पर 13 आएगा। ठीक है, और 8 में 13 जोड़ने पर 21 आता है, वो आगे वाली संख्या बन जाएगा। यानी जोड़ कर करके देखना था, पिछली संख्या दोनों का जोड़ आगे तीसरा नंबर आता है। इन दोनों का जोड़ ये है, इन दोनों का जोड़ ये है, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर है। 5 और 8 का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 13 का जोड़ यहाँ पर आ गया। 13 और 21 दो आंसर आ रहे हैं इसके, दोनों संख्याएं सही ऑप्शन में दे रखी है, तो सही ऑप्शन पे टिक करना था। ओके, आगे इसके बाद अगला सवाल नंबर 14। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? देखो घनाभ का आयतन कितना होगा? 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये घनाभ का आयतन होगा। जो घनाभ परीक्षित ने बनाया है उसका आयतन ये होगा 5 गुणा 2 गुणा 5। लेकिन ऐसे घनाभ कितने होने चाहिए ताकि एक घन बन जाए? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि घन के अंदर प्रत्येक संख्या का 3 बार गुणनखंड होते हैं। 3 बार गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 के 3 गुणनखंड पूरे कर दो। 2 के कितने गुणनखंड है? यहाँ केवल 1 गुणनखंड है। तो यहाँ 2 के 2 गुणनखंड और चाहिए, तो 2 बार और 2 का गुणा कर दो। 5 के कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, 1 गुणनखंड कम है, तो 5 का 1 गुणनखंड कर लो। इसका मतलब हमने इन संख्याओं का गुणा करा है। तो 2 दूनी 4, 4 5 20। 20 घन चाहिए हमें, 20 घनाभ चाहिए। ये जो है ना घनाभ 5 गुणा 2 गुणा 5 वाला, इस तरह के 20 घनाभ जब पूरे हो जाएंगे उनको इकट्ठा करेंगे तो एक घन बन जाएगा। तो 20 उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन द में दिया हुआ है। द ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 15, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 है।
योग करने पर -3 आना चाहिए। देखो पहला सवाल 1 कोमा -2 है, तो 1 प्लस -2 करेंगे तो इसका योग आएगा -1। ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर अगले में है -1 प्लस का 2, दोनों का योग करेंगे तो 1 उत्तर आएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है -4 प्लस -1, दोनों संख्याएं माइनस की है, माइनस के 5 होंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट बच गया -4 प्लस का 1, इसका उत्तर -3 आएगा और योग -3 होना चाहिए। द ऑप्शन हमारा सही है, द पे टिक कर दीजिए। चलिए इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 16। अरुण एक शर्ट किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। याद रखना, हमेशा बट्टा लगता है वो अंकित मूल्य पर लगता है। अंकित मूल्य पर 20% की बट्टा लग गया, यानी कि छूट मिल गई उसे, तो अंकित मूल्य जो भी था उस मूल्य में 20% राशि कम हो गई, यानी कि अब अंकित मूल्य का केवल 80% ही उसे देना पड़ेगा। अंकित मूल्य का 80%, यानी अंकित मूल्य गुणा 80/100। आपको ये छूट निकालने का पता ही होगा, बटा या छूट क्या होती है, जितना परसेंट होता है वो 100 में से कम हो जाता है। तो 100% होता है हमेशा, कोई भी राशि होती है वो 100 में से 20% कम हो गया तो 80% बच गया। 80% को कैसे लिखा जाएगा, 80/100। और ये राशि किसके बराबर आएगी, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर, 1600 के बराबर। यहां से अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना होगा तो ये 80/100 चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, 1600 के गुणा में 100 और बटा में 80। अब इसे सोल्व कर लो, 0 से 1 0 कैंसिल, 8 के पाड़े से कटेगा 2 पर, 0 इसके साथ लग जाएगी, 20 गुणा 100 2000। इन ऑप्शन में से स ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, संगीता ने इस साल एक नया मोबाइल फोन खरीदा जिसकी कीमत पिछले साल 25,000 रुपये थी। इस साल उस मोबाइल फोन की कीमत में 15% की वृद्धि हुई। नई कीमत जानने के बाद संगीता ने सोचा कि अगर उसने पिछले साल ही मोबाइल खरीद लिया होता तो उसे कितने रुपए का फायदा होता। पिछले साल 25,000 का था, इस साल 15% की वृद्धि हो गई मोबाइल फोन की कीमत में, तो नई कीमत कितनी है वो निकाल लेते हैं, फिर दोनों का अंतर निकालना है। देखो पिछले साल की जो राशि है वो तो है 25,000 रुपये, इस साल 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो 100% में 15% और जोड़ दो, वृद्धि पर जुड़ते हैं, 115% हो गया, और बटा में प्रतिशत का लग जाता है 100। इसकी कैलकुलेशन कर लो, कितनी राशि बनेगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 250 गुणा 115। गुणा करेंगे तो ये 0 का गुणा पहले कर दीजिए, अब 25 का गुणा कर दो, 25 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 25 5 125, 125 का लगा 5, हासिल बच गई 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37, 37 का 7, हासिल 3, 25 एकम 25, 25 और 3 28, 28,750 रुपये। नई कीमत कितनी है, 28,750, जबकि पिछले साल की कीमत थी 25,000। 25,000 को माइनस करके अंतर निकाल लो, 0 5 7 और 3, 3,750 रुपये कीमत का उसे फायदा हो जाता अगर वो पिछले साल ही फोन खरीद लेती तो 3,750 इन ऑप्शन में से स ऑप्शन में दिया हुआ है, स ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगला सवाल भी आप देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। राहुल ने एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत पिछले साल 50,000 रुपये थी। एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत क्या थी, 50,000 रुपये थी। इस साल उस टीवी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। इस साल क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है, जो जैसे इसमें हुआ था 25,000 कीमत थी और 15% की वृद्धि हो गई थी, यहाँ 25% की हुई है कीमत में वृद्धि, और कीमत कितनी है, 50,000 रुपये टीवी की। अगले साल उसकी कीमत में 20% की कमी होती है, और उससे अगले साल, पिछले साल वो 50,000 का था, इस साल 25% की वृद्धि हुई, और आने वाले अगले साल उसमें 20% की कमी हो जाएगी, तो अगले साल की कीमत क्या होगी ये बताना है।
तो मैं यहीं पर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। देखो पहले कीमत कितनी है 50,000। अब वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये 25% की वृद्धि हुई है, तो 125 हो जाएगा और बटा में इसके लग जाएगा 100। ये आ गई उसकी इस साल की कीमत। आप चाहो तो इसे सोल्व कर लो, नहीं तो ये कीमत इस साल की है, पड़ी रहने दो इसे आगे यहीं पर। सोल्व हम एक साथ ही कर लेंगे। अब उससे अगले साल क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी। तो 100 में से 20 कम कर दो, 80, 80 बटा 100 इसके साथ में लगा दो। पहले साल की कीमत ये थी, दूसरे साल की कीमत ये यहां से लेकर यहां तक बन गई, तीसरे साल की कीमत ये पूरी बन जाएगी। ऐसे हम लगातार सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बटा में ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो कीमत आ जाएगी 5 गुणा 125 गुणा 80। अब देखो 125 का 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है, 125 8 1000 और जीरो उसके साथ लग जाएगी तो 10,000। 5 गुणा 10,000, तो 5 इंटू 10,000 करेंगे तो 50,000 उसकी कीमत आ जाएगी। 50,000 रुपये, यानी कि कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार 25% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई, कीमत वहीं पर वापस आ गई। इन ऑप्शन में से नई जो कीमत होगी वो 50,000 ही होगी। ब ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। ब ऑप्शन हमारा एकदम से सही ऑप्शन हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। दी गई आकृति में कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। छायांकित भाग कितना प्रतिशत है, तो देखो टोटल भिन्न निकालने, अगर छायांकित भाग 1 है कुल कितने में से 4 में से, तो भिन्न का मान हो जाएगा 1/4। और अगर हमें इसका प्रतिशत रूप निकालना है तो गुणा में 100% लगा दो, तो 100 एकम 100, 100/4%, और 100/4 का मतलब 25% इसका उत्तर आएगा। ब ऑप्शन में दिया हुआ है, ब ऑप्शन को टिक कर दीजिए या ब ऑप्शन फिल कर दीजिए। ठीक है, ओएमआर शीट में आपको आंसर भरने हैं, तो ओएमआर शीट का भी मैं एक वीडियो डालूंगा, आपको आंसर किस तरह से लिखने हैं वो सही सिखाऊंगा उसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 20वां। गीता ने 3/4 लीटर तेल खरीदा, उसने इसका 1/2 भाग पहले दिन उपयोग किया और शेष बचे हुए का 1/3 भाग दूसरे दिन उपयोग किया। अब गीता के पास कितना तेल शेष है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गीता ने 3/4 लीटर तेल खरीदा, 3/4 लीटर, ओके। अब उसमें से उसने 1/2 भाग पहले दिन उपयोग कर लिया। समझिए ध्यान से, 1/2 भाग तो पहले दिन उपयोग कर लिया, तो बचा हुआ भाग कितना हुआ, 1/2 ही रह जाएगा। 1/2 का मतलब आधा, आधा अब यूज कर लिया तो आधा बचा हुआ रह गया। तो 3/4 का 1/2 भाग यूज हो गया, तो इसका मतलब बाकी जो बचा वो कितना रह जाएगा, 3/4 का 1/2। तो 3/4 के गुणा में 1/2 लिख दीजिए, बचा हुआ मान ये हो जाएगा। पहले 3/4 था, उसका 1/2 भाग जब उपयोग कर लिया तो शेष कितना रह जाएगा, 3/4 का 1/2 रह जाएगा। अब बचा हुआ तेल ये है, ठीक है। अब उस बचे हुए का 1/3 भाग दूसरे दिन उपयोग कर लिया, बचे हुए का 1/3 भाग यूज हो गया। 1/3 देखो 1/3 यूज हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा, 2/3। टोटल ध्यान रखो 1/3 है तो 1 और 2 3 होते हैं, तो 3/3 बनाना है हमें टोटल। तो टोटल 3/3 में से 1/3 यूज हो गया, तो बचा हुआ 2/3 भाग है, वो हमने इसका बचा हुआ भाग है। तो 3/4 गुणा 1/2 भाग, ये तो पहले दिन जो खपत होने के बाद बचा वो था। अब दूसरे दिन क्या होगा, 1/3 तो यूज हो गया, अब इसका 2/3 भाग बच गया, तो इसी के गुणा में 2/3 लिख दीजिए। 3/4 का 1/2 बच गया था, फिर इसका 2/3 बच गया, तो टोटल बचा हुआ इसको कैलकुलेट कर लो। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर हमें भिन्नात्मक रूप अगर दिया हो तो हम इस तरह से कितना यूज हो गया और कितना रह गया, इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। 1/4 आंसर ब दिया हुआ है, ब ऑप्शन को टिक कर दो, या आप ब्रैकेट में भरना चाहो तो ब्रैकेट में भर दो। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। भिन्न दे रखी है 9 सही 3/4 और इसका दशमलव रूप बताना है। तो 9 सही 3/4, इसमें देखो 9 तो अपने आप में एक पूर्ण भाग है, तो 9 दशमलव यहां कुछ मान आएगा और वो 3/4 के बराबर होगा। 3/4 का मतलब 3 में 4 का भाग लगा दीजिए, 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा 30, 7 चौके 28, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20, तो 0.75 आ गया।
तो ये आंसर आ जाएगा 9.75 या 9.75। 9.75 बे ऑप्शन में दिया हुआ है, बे ऑप्शन पे आप टिक करोगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे है इसके बाद 22वां सवाल। दिए गए आयत में से 3 सेमी का एक वर्ग काटा गया है, तो पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा। पहले ये आकृति थी, इसमें से ये 3 सेंटीमीटर का 3x3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया गया, इसको काट दिया। यहां से काटने के बाद ये आकृति बन गई। अब इसका परिमाप और इसके परिमाप में अंतर बताना है। तो पहले तो आप ये देखो, डायग्राम को ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा। पहले यहां से हम ये दूरी नाप रहे थे ऐसे करके, ऐसे यहां से हम कौन सी दूरी नाप रहे थे, यहां से ये और ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस नाप रहे थे। लेकिन अब ये भाग कटने के बाद में ये और ये भाग सारा गायब हो गया, तो ये वाली दूरी अपने को एक्स्ट्रा नापनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ ये वाला भाग भी तो गायब हुआ है ना, तो ये दोनों दूरियां इधर सेम आ गई। ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की परिमाप खत्म हो गई और 6 का ही दोबारा नया बन गया, 3 और 3। तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी अंतर कितना होगा, 0 होगा। अगर आप फिर भी इसका अंतर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे? अगर आप देखो कि ये एक आयत था, इसकी ये साइड 6 है, ये सामने वाली साइड भी 6, ये 8 है और ये 8 है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 6 और 8 14, 14 का डबल करेंगे 28। पहले वाली आकृति का 28 आंसर आ रहा था। इस वाली आकृति में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर आंसर निकालना है, तो इसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, ये 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं, 8 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये वाला पहले यहाँ तक 8 था और ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी ये 5 बच गया। ये यहाँ 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये कितना बचेगा, ये टोटल यहाँ पूरी लेंथ 6 थी, 6 में से 3 ये आ गया और 3 ये रह जाएगा। अब इसका जोड़ कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो, 6 और 8 14, 14 और ये 3 21, तो 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, ये भी 28 आ गया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो और डायग्राम को देख के डायरेक्ट आइडिया लगाकर भी इसका आंसर दे सकते थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 25 व 45 का लघुत्तम समापवर्त्य है, एलसीएम बताना है इसका, 25 का और 45 का। तो आप 25 और 45 के गुणनखंड करोगे। 25 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5 और 45 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। लीजिए, अब इनका आप एलसीएम निकालोगे, लैसे निकालोगे, तो लैसे में क्या होता है, अधिकतम घात को देखना होता है। 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो 3 को 2 बार लिख लीजिए। 5 की अधिकतम घात यहाँ 2 और यहाँ पर 1 है, तो 5 की अधिकतम घात 2 मानी जाएगी। इनका आप गुणा कर लो, 3 तिये 9, 9 पाँचे 45, 45 पाँचे 225, 225 इसका आंसर है। ऑप्शन से पे टिक कर दीजिए, ठीक है। लैस से आपको निकालने आते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई दे ही रखी है, आयताकार फोटो फ्रेम है, तो आयताकार फोटो फ्रेम है तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी वो लंबाई और चौड़ाई के गुणा के बराबर होगी। तो 36 और 24 का कर दीजिए गुणा, गुणा करोगे तो आपको 24 का पहाड़ा आता है तो 24 का पढ़ लीजिए, 36 का पहाड़ा आता है तो 36 का पढ़ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करके देख लीजिए। 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 तक, 24 छिके 144, 144 का लग गया 4, हासिल बच गई 14, 24 तिये 72, 24 का पहाड़ा आगे 3 तक पढ़ेंगे, 24 तिये 72, 72 और 14 86, ठीक है, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये था कि आप देखो 6 और 4 का गुणा 24 होता है, 6 चौके 24, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। इन सारे ऑप्शन में से 4 वाला एक ही ऑप्शन है, गुणा करके देखने की भी जरूरत नहीं थी। एक ही ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। कैलकुलेशन भी हमने कर ली है, तो ये आंसर आप नोट करोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। मेरे को इस क्वेश्चन में ऐसा लगा है कि ये क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पर, सत्य की जगह असत्य। लेकिन
अब यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है, क्यों मेरे को ये गलत लगा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ये जो P है इस भुजा का मध्य बिंदु है, Q बिंदु BC का मध्य बिंदु है, R बिंदु CD का मध्य बिंदु है और DA का मध्य बिंदु S है। यहां तक आया समझ में? आगे क्या लिखा हुआ है? AC इसका एक विकर्ण है, निम्न में से सत्य कथन को छांटिए। एक बार अपने सत्य के हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं इस डायग्राम की थोड़ी व्याख्या कर देता हूं। एक बार आपको देखो, ये डायग्राम आपकी कक्षा 9वीं का ही एक क्वेश्चन है। अगर किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक चतुर्भुज बन जाता है। और याद रखना, किसी भी चतुर्भुज की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो चतुर्भुज बनेगा वो सदैव एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। यानी इस वाले चतुर्भुज की परिभाषा होगी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS। मैं ABCD की बात नहीं कर रहा, ABCD तो कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ये वाला समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। इतना तो बात पता चल गई। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या कुछ दिया हुआ है आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका गलत प्रिंट हुआ है। पहला है BQ बराबर QC। BQ और QC, ये BQ और QC तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि BC का जो मध्य बिंदु Q है, ये Q क्या है? मध्य बिंदु। तो दोनों भाग ये आपस में बराबर है। तो ये कथन क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सत्य कथन यही होगा और इस पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे वाले कथन भी आप पढ़िए। और BP बराबर BQ, BP और BQ बराबर है, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। BQ और BP आपस में बराबर नहीं दिए हुए हैं, तो ये असत्य कथन है, ठीक है। ये किसी तरह से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये दोनों बराबर हैं, ये असत्य कथन हो गया। AS बराबर है DS, AS बराबर है DS, ये DS है, ये AS है। तो D और A के बीच की जो ये भुजा DA है, इसका मध्य बिंदु S है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो ये कथन AS बराबर DS सही तो बात है ना। तो ये कथन क्या है? सत्य कथन है, ओके। तो ये भी सत्य कथन है, ये भी सत्य कथन है, ये असत्य कथन है। लास्ट वाला चौथा ऑप्शन और देखो, PQ बराबर SR, PQ बराबर SR। तो ये अभी मैंने बात करी थी, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है और उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये PQ ये वाली भुजा, SR भुजा ये वाली भुजा, दोनों आपस में बराबर है। तो ये कथन भी क्या हुआ? सत्य हुआ। तो 3 कथन इसमें सत्य हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ सकता ना कि निम्न में से सत्य कथन को छांटिए। इसमें असत्य कथन आना था, जो कि ऑप्शन ब होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेक्शन कर लीजिए, यहां पर ब ऑप्शन पे टिक करिए और इसका आंसर जो है ब लिखिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने की बजाय आपको वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि कुल 100 प्रश्न दिए हुए हैं और हम 25-25 के 4 वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए सोल्यूशन के। चारों वीडियो आप देख लेना। ये पहला वीडियो मैंने बनाया है क्वेश्चन 1 से 25 तक, दूसरा वीडियो भी इसी तरह से 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक, और बाकी के इसी तरह से आगे डिवाइड कर दूंगा। एक एक करके आप चारों वीडियो देख लेना। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना ज़्यादा जरूरी समझा है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।